एडिशनल मेंबर्स को इंक्रीज कर सकता है। यस, इतनी बात समझ में आई। ये जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य होंगे, ये क्या करेंगे, याद रख लेना, ये विधि बनाने में सहयोग करेंगे, जो ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा की थी, यानी कोऑपरेशन इन लॉ मेकिंग। किसमें किसमें हेल्प करेंगे, ये लॉ मेकिंग में ये हेल्प करेंगे, लॉ मेकिंग में। कोई दिक्कत, किसमें हेल्प करेंगे? जैसे 1858 में उसने कहा था कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता हम देंगे तुमको, तो उसने कहा कि भाई कानून बनाने में, कोई भी कानून बनेगा तो उसमें जो एडिशनल मेंबर होंगे उनको उनको क्या बोलेंगे, सहायक बनाया जाएगा। लेकिन भैया किसी भारतीय का उन्होंने बोला था कि भाई भारतीयों को देंगे, तो भारतीय यहां पर तो कोई भारतीय है नहीं, तो क्या भारतीयों को यहां पर जोड़ेंगे? हाँ जी। तो 6 से 12 जो एक्स्ट्रा मेंबर्स वो जोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा इसमें जितने भी मेंबर जोड़े, मिनिमम कितना है 6, मैक्सिमम कितना है 12। जैसे कि यहां पर साथी उस टाइम पे क्या किया था आपका वायसराय ने, कैनिंग ने, यहां पे 6 सदस्य जोड़े थे, 6 सदस्य जोड़े उसने, जो कौन थे आपका, कैसे सदस्य थे? इन सदस्यों को हम क्या कहेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे भैया इन सदस्यों को हम कहेंगे गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और भारतीयों को जगह कहां पर मिली, नॉन ऑफिशियल्स में मिली। कहां पे मिली भारतीयों को जगह, बताएंगे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में मिली। अब यहां पे बात समझेंगे, तो यहां पर जोड़े थे उसने, इसको नोट मत करना, उसने 6 मेंबर जोड़े कैनिंग ने, तो 6 मेंबर में से इंडियन कितने होने चाहिए? क्या प्रावधान किया गया कि उसमें से जो होंगे, आपका नोट कर लेना, आधे जो है ना, आधे भारतीय होंगे, आधे भारतीय होंगे। अब चाहे वो मैक्सिमम 12 जोड़ेगा तो कितने इंडियन हो जाएंगे? अगर वो मैक्सिमम 12 जोड़े तो कितने इंडियन हो जाएंगे भैया? 6। लेकिन मिनिमम 6, कम से कम 6 जोड़े, वो तो मिनिमम नंबर है, तो कितने होंगे? 3 इंडियन होंगे। तो यहां पर 3 इंडियन को जोड़ा गया। 3 इंडियन कहां पर जुड़े हैं बताएंगे? मेजर एग्जीक्यूटिव में, मुख्य कार्यकारिणी में जुड़े हैं, या फिर एडिशनल मेंबर्स में जुड़े? तो आप कहेंगे भैया एडिशनल मेंबर्स में। ठीक है, याद रख लेना, यहां पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, गैर सरकारी बोले नॉन ऑफिशियल्स, समझ गए ना बच्चों क्या है यहां पे सरकारी और गैर सरकारी? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में 3 इंडियंस को जोड़ा गया, 3 भारतीयों को जोड़ा गया। अब कौन भारतीय थे? जो अंग्रेजों के करीब थे, जो 1857 की क्रांति में इस देश के साथ नहीं थे, जो 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की खूब हेल्प की, भारत की जनता की नहीं। तो राजनीति में भी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे उसको, तो क्या बोलेंगे? यहां पर उन्होंने, नोट करेंगे इसको, 3 इंडियंस वर एडिड टू, 3 इंडियंस वर एडिड टू, वर एडिड टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कोई दिक्कत? तो उन्होंने बोला कि भाई 3 कौन लोग होंगे जो किसके क्लोज हैं, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सहयोग कर रहे थे आपका 1857 में। और 3 लोग कौन है, नाम बताएं जिनको पता हो। पहला तो थे पटियाला के महाराज, पहले थे पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, महाराज ऑफ पटियाला, क्या नाम था इनका, नाम बताएं। दूसरे थे आपके बनारस के राजा, किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा। और तीसरे, तीसरे थे आपके सर दिनकर राव। ये 3 इंडियन यहां पर शामिल हुए। और पटियाला के जो महाराज थे उनको क्या, उनका नाम था नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह। 1857 क्रांति में किसके साथ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बनारस के राजा कौन थे, ईश्वरी प्रसाद नारायण, ईश्वरी प्रसाद नारायण। अब विरोधियों थोड़ी ना बनाते हैं। और सर दिनकर राव।
पटियाला के महाराज आप सब लोगों को पता होना चाहिए, पटियाला राजघराना भारत के सबसे अमीर राजघरानों में से एक था। यहाँ के एक राजा थे भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने प्राइवेट जेट खरीदा था अपने लिए, और इंडिया का पहला प्राइवेट जेट था, जिनके पास में 44 रोल्स रॉयस थी। और एक बार उन्होंने क्या किया, रोल्स रॉयस कंपनी से गाड़ी मंगाई, तो उन्होंने गाड़ी देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने रोल्स रॉयस के सामने झाड़ू लगा दी थी टायर के, और पूरा शहर साफ करवाया था। रोल्स रॉयस की इतनी बेइज्जती की थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये 3 इंडियन कहाँ पे शामिल हुए हैं आपका भैया, गैर सरकारी सदस्यों में। इतनी सी बात हमको आसानी से समझ में आ सकती है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से, फटाफट से। सर बाइलिंगुअल ऐसा होता है क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है? सारे दोस्त मुझे बताओ, क्या आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो रही है? मुझे तो नहीं लगना चाहिए यार मैंने ऐसा कोई भी टर्म हो जो कंप्लीटली हिंदी में यूज़ किया हो और एक आपको इंग्लिश में ना बताया हो। दिक्कत हो रही है क्या, कोई बताए मुझे? आप पूछ सकते हैं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कहीं भागना नहीं है हमको, आपको कहीं नहीं भागना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, थोड़ी बहुत भी। अभी महाराजा को अगर इंग्लिश में आप चाहते हैं महाराजा लिखना, तो फिर मैं आपको एक कहानी बताता था बच्चों वाली, कि आप अगर ऐसे डिक्टो चाहते हैं तो, अब तो नाम भी भूल गया, क्या नाम था उसका? हाँ, एक बच्चे के पिताजी का नाम था लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा को टीचर ने बोल दिया इंग्लिश में लिखो, ऐसा नहीं लिखना है कि चड्डे को अंडरवियर लिख दिया और लाल को रेड लिख दिया। आगे लिखेंगे दोस्त, पहले आते हैं वापस, थोड़ा बहुत ही मजाक ठीक है। वायसराय जो बनाया गया यहाँ पे वायसराय को एक पावर और दी गई। वायसराय को भाई, अब कानून बनेगा तो कानून बनेगा, तो कानून जब बनता है तो वहां पर एक अध्यादेश नाम की चीज भी होती है या नहीं होती? हमारे देश में किसके पास अध्यादेश की शक्ति है बताएं, और किस आर्टिकल से? वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, वायसराय को, यानी हम कह सकते हैं पावर्स फॉर ऑर्डिनेंस, पावर्स फॉर ऑर्डिनेंस टू वायसराय। थोड़ा खुद भी अध्यादेश। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आएगी यहाँ पर कि आज आप जानते होंगे कि भारत में केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं जब आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई संसद जो है हमारी 12 महीने काम करती है क्या? नहीं, संसद की छुट्टियां रहती हैं। संसद में 3 ही सत्र होते हैं आपका, बजट सत्र होता है आपका, ठीक है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, बीच में छुट्टियां होती है। अगर छुट्टियों के दौरान पे जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही और हमको किसी कानून की आवश्यकता है तो किसके माध्यम से कानून लाएंगे? केंद्र में राष्ट्रपति के माध्यम से। और राज्य विधानमंडल की जब छुट्टियां चल रही हैं तो किसके माध्यम से लाएंगे? राज्यपाल यानी कि गवर्नर के माध्यम से लेके आएंगे। तो आपका सेंट्रल में प्रेसिडेंट और स्टेट में कौन लेके आता है? स्टेट में आपका गवर्नर। मुझे बताओ, जो राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आते हैं या राज्यपाल जो अध्यादेश लेके आते हैं वो कितने दिन तक लागू रहता है? यानी वापस संसद को उसको पारित कराना पड़ता है। कितने दिन में वो बिल फिर से पास होगा, कितने दिन तक मैक्सिमम वो लागू हो सकता है? तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आप ये आंसर कर देंगे, मजा आ जाएगा। 6 मंथ्स वाले सारे दोस्त गलत हैं। 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, सुधारिए अपनी चीज को, लिखिए 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, यानी 6 महीने और 6 सप्ताह। क्योंकि 6 महीने तो भाई आप जानते हैं संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना एक अंतराल हो सकता है, कितना गैप हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है। तो 6 मंथ्स तो वहीं हो गया गैप, और जैसे ही संसद आएगी कार्रवाई पर तो आने वाले 6 वीक्स के अंदर उसको पास कराना होगा। तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स बोलेंगे। आपका गवर्नर का भी 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स बोलेंगे, 6 मंथ कोई नहीं बोलेगा आज के बाद में। ओके, तो यहां पर पूछा जाता है वायसराय को जो अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई थी, क्या बोलेंगे इस पर? पहली बात तो इसको जो परिषद बनी थी, कौन सी परिषद भैया? भारत परिषद बनी थी या नहीं? जिसमें आपका तो राज्य सचिव होगा और उसके साथ में 15 सदस्य होंगे। तो इससे बोला परिषद की सहमति जरूरी है या नहीं? तो बोले परिषद का जो कंसेंट है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, परिषद की सहमति जरूरी नहीं है, यानी कि कंसेंट ऑफ काउंसिल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अपना अध्यादेश जब चाहे जारी कर सकता है। और ये कितने दिन के लिए जारी होता था? 6 मंथ्स के लिए। पूछेगा आपसे वायसराय जो अध्यादेश जारी करता था वो कितने महीने के लिए होता था भारत में? 6 महीने का। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात है, हाँ अगली बात से पहले एक और बात बताऊं आपको। जो वायसराय था जब इसको अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई
तो इसके साथ में इसको और तो यहाँ पे एक पावर और दी गई थी, उस पावर को बोलते हैं, इसको दिया गया प्रांतीय नियंत्रण, कंट्रोल ऑन प्रोविंसेस, प्रांतीय नियंत्रण दिया गया। प्रांत किसको कहते हैं? अब यहाँ पे फिल्टर होगा कौन बच्चा पॉलिटी को अच्छे से आज तक समझ रहा था या नहीं, और ऐसी हवा हवा में कौन कौन है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं उसको क्या दिया गया, कंट्रोल ऑन प्रोविंसेस। और इसमें क्या बोला गया, देखो कैसा कंट्रोल दिया गया। यहाँ पे तीन चीजें मेजरली बात हुई। एक तो ये नया प्रांत बना सकता था, नए प्रांत का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, नोट करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, नए प्रांत का गठन कर सकता था या नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, नए प्रांत का गठन कर सकता था, प्रांत की सीमा में परिवर्तन कर सकता था, प्रांत की सीमा में परिवर्तन, जी भैया कर सकता था, ये पावर उसको दी गई। यानी कि जो प्रोविंसेस थे उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकता था, प्रोविंसेस बाउंड्री चेंज का पावर उसको दिया गया। और तीसरी पावर उसको दी गई यहां पर प्रशासकों की नियुक्ति, प्रशासकों की नियुक्ति, यानी कि आपका हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। प्रांत किसको कहते हैं आज के समय में, आप प्रांत किसको कहेंगे, एक एग्जाम्पल लिखिए तो मैं ये समझूंगा कि आप प्रांत, जी बिल्कुल, आर ओ के लिए आप ले सकते हैं कक्षा को बड़े प्यार से, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षा के लिए आप इसको कर सकते हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको कर सकते हैं। अब ना तो दोस्त ऐसा होता है कि एसएससी आसान प्रश्न पूछती है, एसएससी अब जीएस में पूछती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना, एक एक नंबर का बड़ा महत्व है। आज मेरिट आप देख ही रहे हैं, आसमान छू रही है, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया मैं कोई ऐसी वीडियो देख लूं कि 2 घंटे में कोई पॉलिटी पढ़ा दे, तो वो अपने साथ भी न्याय नहीं होगा, अपनी फैमिली के साथ में भी, और आपके फ्यूचर के साथ में तो बिल्कुल जस्टिस नहीं है। तो हमको धैर्य रखना है अपनी तैयारी में, और धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। यूपीएसआई किसी भी स्टेट लेवल के वनडे एग्जाम के लिए आप इसको कर सकते हैं, बस धैर्य रखिए, ठीक है। एग्जाम का नाम कोई ना लिखे प्लीज़, एग्जाम का नाम कोई ना लिखे, क्योंकि ऐसे आप जानते हो आपको अच्छे स्टूडेंट बनना है। मैंने पहली क्लास में आपको गाइड किया था कि किसी भी एग्जाम के लिए जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक बार पॉलिटी को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि डीएसएसबी के लिए अलग पॉलिटी होगी, यूजीसी के लिए अलग पॉलिटी होगी, एसएससी के लिए अलग पॉलिटी होगी, यूपीएससी के लिए अलग पॉलिटी होगी, पीसीएस के लिए अलग पॉलिटी होगी, ऐसा होता ही नहीं है। आप चाहे बहुत छोटी परीक्षा देने वाले हो या आपके मन में कोई बड़ा इरादा है, आप आराम से कर सकते हैं, इत्मीनान से कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ भैया, यूपी लिखा बहुत सारे लोगों ने, यूपी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि प्रांत से मतलब हम यूपी समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाई थी, संघवाद का क्या मतलब होता है। एक दोस्त याद करिए, मैंने बताया था एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में क्या होता है, शक्तियां किसके पास में होती हैं, सिर्फ एक सरकार के पास में होती हैं। लेकिन संघात्मक में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है। उसमें केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं कानून बनाने की, जैसे हमारे यहाँ देश में है, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, आपका केंद्र सरकार बनाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, बताएंगे एक बार, राज्य सरकार। तो यानी कि हमारे यहाँ क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, जिसको हम कई बार द्वैत सरकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे प्रशासकों की नियुक्ति, यानी कि जो आपका जो स्टेट थे, छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे, स्टेट तो उस टाइम पे नाम दिया ही नहीं गया, तो उसमें नया प्रोविंस बना सकता है, हाँ जी, उनकी बॉर्डर को चेंज कर सकता है, हाँ की। और जो प्रांत का प्रशासन चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसको ये नियुक्त कर सकता था, ठीक है। तीसरी चीज लिखना है यहाँ पे, तीसरी चीज नोट करना है यहाँ पे, आगे चलेंगे, लिखना प्रांतों को, आगे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी शायद, फिर प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। अब तक शक्ति किसके पास थी, सेंटर के पास में। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी राज्य के पास भी पावर्स आ गई, विधि बनाने की शक्ति दी गई। विकेंद्रीकरण शुरू हुआ या नहीं हुआ, केंद्रीकरण मतलब सिर्फ एक सरकार कानून बना सकती है, विकेंद्रीकरण का मतलब आपका कि उसमें क्या हो,